हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आपको एएलपी एग्जाम के बारे में पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एएलपी एग्जाम के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप लोग इतने मन से पढ़ाई करोगे कि नेक्स्ट जैसे ही एएलपी आता है तो आप लोग बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वीडियो रहती है इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है। और जिस भी बच्चे ने अभी ये वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जिस बच्चे ने इस बार ग्रुप डी क्लियर कर लिया उसका 100% ये श्योर है कि उस बच्चे का CBT 1 भी निकल जाएगा एएलपी का और CBT 2 भी निकल जाएगा। और ऐसा मैंने क्यों कहा, आप आगे की वीडियो में देखिए, सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों को पता था कि मैं इस टाइम पे आया हुआ हूं घर और मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। आप लोगों को जो वीडियो मिलने वाली थी वो वीडियो मिलने वाली थी किन टॉपिक्स पे, जो आपके आरआरबी गाइडेंस प्रोग्राम में जो टॉपिक्स या मैथ्स वगैरह चल रहा है उस पे। लेकिन हुआ ये कि ना यहाँ बुक है ना कुछ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए जो आपका बहुत डिमांड वाला टॉपिक था। मतलब आप लगातार इस टॉपिक की डिमांड कर रहे थे। तो आज आपको अगर एएलपी के बारे में फुल जानना है तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन। वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है ग्रुप डी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के डाउट्स लगातार बने रहते हैं कि भैया एएलपी का एग्जाम के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें करनी है और एएलपी की वैकेंसी कब आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अगर इस टाइम पे, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, उस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपने इस टाइम पे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर लिया, मतलब अभी आपने अगर ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपका एएलपी का CBT 1 और CBT 2 रोक पाए। CBT 1 तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर तो है, लेकिन आप ये मत समझना कि जैसे पिछली बार हो गया था ऐसा इस बार हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने 20-20, 25-25 मार्क्स लेने के बाद उनका जो प्री क्लियर हो गया, तो उन लोगों को लग रहा था कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और इसलिए मैं इस बार भी कह रहा हूँ, जो बच्चों के एनटीपीसी में कम मार्क्स आ रहे हैं और अगर वो 10% स्टूडेंट्स में नहीं है, 10% स्टूडेंट्स को मैं रेयर स्टूडेंट्स मानता हूं, वो वाले स्टूडेंट्स जिनकी किसी वजह से एग्जाम के टाइम पे तबीयत खराब हो गई थी या कोई और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो CBT 1 में स्कोर नहीं कर पाए। अगर आपका वो जेन्युइन स्कोर है, मतलब आप जितना पढ़े थे उसके बावजूद आपका स्कोर 40-50 आ रहा है, तो आप एनटीपीसी को छोड़ के, और छोड़ो भी नहीं तो आप मेन फोकस अपना ग्रुप डी एएलपी वगैरह पे रखो। एएलपी को अभी मैं कह रहा हूं कि आप एएलपी को अभी भूल जाओ। ग्रुप डी में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो आप विश्वास मानिए कि आपका कोई भी बंदा सिलेक्शन नहीं रोक सकता है CBT 1 और CBT 2 में। बात रह जाती है CBT 3 साइको की। तो अगर मैं साइको की बात करूं तो वो एक डिफरेंट लेवल का एग्जाम है। उसे अगर आप 1 हफ्ता देते हैं दिमाग से, अगर 1 हफ्ता आपने दे दिया तो आपकी मेमोरी पावर वगैरह चेक की जाती है उसमें। आज हम पूरी बात करेंगे कि एएलपी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप विश्वास मानिए कि इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप सारे एग्जाम के नेचर को समझ जाओगे। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि अगर आपने ग्रुप डी पे फोकस कर लिया तो आपका CBT 1 और CBT 2 क्लियर हो जाएगा, उसके पीछे क्या रीजन है और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, उस चीज के बारे में आप यहां देखिए। यहां पे सबसे पहले एएलपी की अगर बात करें, हाँ मैं एक चीज और बता देता हूं इससे पहले। कुछ लोग ये लगता है कि एएलपी, कई लोग मतलब लोगों के अंदर एक पता नहीं कौन सी धारणा बनी हुई है उनके अंदर, वो कमियां निकालते हैं। और वो कौन लोग हैं? या तो उन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, या फिर अप्लाई किया तो उनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, वो इन चीज़ों में कमियां निकालना शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये कितनी बुरी जॉब है। ये इतनी बुरी जॉब है, इतनी बुरी जॉब है कि स्टार्टिंग से आपको 50 से 60 हज़ार रुपये कमाने का एक मौका देती है। स्टार्टिंग फेज से, मतलब जैसे ही आप एंटर करते हो तब आपको ये 50 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में कमाने का मौका देती है। ये ITI के बाद, डिप्लोमा के बाद आपको 60 हज़ार रुपये का इंसान बना देती है। और जब तक आप आओगे तो ये भी नहीं पता है कि 70 हज़ार सैलरी होगी क्या होगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये आपको 50 से 60 हज़ार रुपये का इंसान बना देती है। ये इतनी बुरी जॉब है। दूसरी चीज़, ये इतनी बुरी जॉब है कि मैक्सिमम, देखो हर जगह पे केसेस आते हैं, रेयर केसेस हर जगह होते हैं कि भाई कैसे क्या है, AC में बैठ के जॉब कर रहे हो, AC में बैठ के, और काम क्या है, ऐसा नहीं है कि देखो किस जॉब में काम डिफिकल्ट नहीं है। आप ये बताओ मुझे कि कौन सी जॉब में काम नहीं है। कोई भी जॉब आप गिनवा दो, हर किसी जॉब की डिमेरिट्स और मेरिट्स आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब आप इसकी तुलना ना, एएलपी की तुलना आप टेक्नीशियन से कर लो। टेक्नीशियन वाले अपनी जॉब छोड़ के, ये मैं बता रहा हूँ, एएलपी की जॉब इतनी बुरी जॉब है कि टेक्नीशियन वाले अपनी जॉब को छोड़ के इसमें आ रहे हैं, यूपी पुलिस वाले अपनी जॉब को छोड़ के इसमें आ रहे हैं, पटवारी अपनी जॉब को छोड़ के इसमें आ रहा है। क्यों?
ये इतनी बुरी जॉब है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स, और मैं आप लोगों को उनसे बात करवा सकता हूं जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पटवारी ने ये छोड़ के की है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है वहां पे कितना बैंक के क्लर्क छोड़ के इसको आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है वहां पे 25,000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप डी का स्टाफ 30,000 रुपए उठा रहा है। और ये इन लोगों की तो बात मत करो, क्योंकि इनके सारे अलाउंसेस वगैरह 130% पे मिलते हैं, ठीक है। तो 50 से 60,000 रुपए अगर स्टार्टिंग में ITI डिप्लोमा वाले को मिल रहे हैं तो आई थिंक कि बुरी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो था एक रियलिटी जिसमें आप लोगों को कभी नहीं डूबना है। जो दूसरे लोग कहते हैं वो आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, उससे कहो कि भाई कभी आप तू एग्जाम निकाल के दिखा, फिर उसके बाद इसकी जो कमियां हैं वो कमियां बताना। हाँ, कोई बंदा है अगर वो जॉब में रहते हुए कमियां बता रहा है तो हाँ भाई वो चीजें देख रहा होगा, लेकिन उससे कहो कि भाई तू अपनी जॉब छोड़ दे। फिर अगर बुरी लग रही है तो जॉब छोड़ेगा नहीं वो। अगर आपके पास बेस्ट चांस है तो आप बेस्ट को चूज करो, लेकिन इस बेरोजगारी के टाइम में अगर आपको 50 से 60,000 रुपए की नौकरी मिल रही है तो बुरी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ग्रुप डी भी बुरा नहीं है अगर आप 30-35,000 रुपए ले रहे हो, क्योंकि आप एक प्राइवेट टीचर को देख लो 10,000 रुपए मिलते हैं। डिग्री कॉलेज में जाके देख लो कितने हजार रुपए मिलते हैं, 15 से 20,000 रुपए मिलते हैं, 30,000 रुपए मिलते हैं। यहाँ ग्रुप डी के आदमी को 30,000 रुपए मिल रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी जॉब की सिक्योरिटी भी है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं CBT 1 और CBT 2 पे। देखिए ये हमारा CBT 1 है, आपकी 3 स्टेजेस हैं। देखो जो बोलते हैं ना कि एग्जाम है, आप बैठेगा इंजन में या कुछ करेगा, उससे बोल के दिखा कि भाई एग्जाम क्लियर करके दिखा। कितने एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं पहले देख तो ले। CBT 1 क्लियर करना है, CBT 2 क्लियर करना है, CBT 3 क्लियर करना है। 3 तो एग्जाम क्लियर करने हैं। 3 एग्जाम नहीं है ये, इसके अंदर CBT 2 के अंदर 2 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2। फिर इसके अंदर 5 एग्जाम्स होते हैं CBT 3 के अंदर। फिर उसके बाद पता नहीं ट्रेनिंग्स में भी एग्जाम्स होते हैं। तो आप इतना आसान मत समझो, जो लोग बोलते हैं ना उनसे कहो कि भाई पहले निकाल ले फिर उसके बाद कमियां निकालना इसकी, ठीक है। चलो भाई इधर देखते हैं। तो CBT 1 हमारा 75 मार्क्स का है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। 60 मिनट्स में, मतलब 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा और आप लोग 75 क्वेश्चंस करने होंगे। और इन 75 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पे है, वो अभी बात करेंगे। आपका जो CBT 2 है इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अभी बात करेंगे, देखो इन डेप्थ बात करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं 100, यही आपके मेरिट में जुड़ने वाले हैं। ना आपके CBT 1 के मार्क्स जुड़ेंगे, ना आपके ये पार्ट बी में जो मार्क्स लेके आओगे ना ये जुड़ेंगे, सिर्फ ये मार्क्स जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ साइको का मार्क्स जुड़ेंगे। साइको के 30% और इसके 70% मार्क्स जुड़ने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना आसान भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि आसानी से नौकरी मिल रही है, खुद देखो आप, इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग सोचते हैं। और पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था 47 लाख फॉर्म था। इस बार जो उम्मीद है पूरी 60 लाख फॉर्म की है, कि 60 लाख से नीचे फॉर्म नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि कोविड ने सारी की सारी चीजें दिखा दी हैं कि किसकी क्या औकात थी। हम लोगों को भी सबको अपनी औकात पता चल गई है कि भैया अगर नौकरी नहीं ली गई तो क्या हाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, मैं अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे जो है इसमें 86 मार्क्स थे ALP में, और JEE में मेरे 87 मार्क्स थे, और ग्रुप डी में मेरे 90 मार्क्स थे। और इधर यहाँ DRDO देख सकते हो, बाकी NPCIL, UP पुलिस, इनके मार्क्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, एक बैनर आता है। इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये चीज़ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में भी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है BIP गुरुजी ऑफिशियल, उसमें सारे नोट्स वगैरह जाते रहते हैं। जो हमारा RRB ग्रुप डी का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम का जितना भी मटेरियल है वो सारी चीज़ें जाती रहती हैं। और इस बात को लिख के रख लो आप, जिस बच्चे ने RRB ग्रुप डी फ्री गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है उसका मटेरियल यूज किया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ALP CBT 1 और CBT 2 में, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका साइको के बेस पे होता है, तो साइको का तो बाद की बात है जब आप CBT 1 और CBT 2 कर लोगे। तो चलो CBT 2 की बात हो गई, 2 पार्ट में होता है। CBT 3 होता है साइको का टेस्ट, जिसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। अगर एक भी टेस्ट में फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन चला जाता है। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत अच्छे से तैयार कराया जा सकता है 1 हफ्ते के अंदर। फिलहाल इन दोनों चीजों पे ध्यान दें। अब मैं क्यों कहता हूं आप लोगों से कि भाई आप अगर सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे लेते हो अपने ग्रुप डी के सिलेबस पे, तो आप इस चीज को भी क्वालिफाई कर जाओगे, इस चीज को भी क्वालिफाई कर जाओगे। देखो यहां आपका ग्रुप डी में मैथ आ रहा है 25 का, यहां पे मैथ आ रहा है 20 का। सेम मैथ्स है,
जो टॉपिक्स वहां लिखे हैं वही टॉपिक इसके सिलेबस में लिखे हैं, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। एएलपी का सिलेबस हो, जेई का सिलेबस हो, डीआरडीओ का सिलेबस हो, इनके सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैथ यही का यही है, ग्रुप डी में आपका 25 का या 20 का है, सेम चीज है। तो मैथ्स आपका तैयार हो रहा है, मतलब आप खुद अभी से जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसकी एएलपी सीबीटी 1 की तैयारी हो गई है। तो सीबीटी 1 में ये 20 मार्क्स ये वाले कंप्लीट हो गए। हमारे यहाँ 30 मार्क्स की रीजनिंग है, यहाँ पे 25 मार्क्स की रीजनिंग है। देखो सेम वेटेज है, वो 25 का था या 20 का हो गया, 30 की है या 25 की हो गई। साइंस हमारे यहाँ 25 की है, यहाँ पे 20 की हो गई, ठीक है। और हमारे यहाँ जीके जो है 20 की है, यहाँ 10 की हो गई। और इसमें करंट वाला पार्ट अलग से आता है, सबसे ज्यादा जो आती है वो करंट ही आती है। मैं मान के चल रहा हूँ ये 10 मार्क्स है ना, इसमें से 5 से 7 नंबर की करंट आती है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखो, मैं बार बार वही चीजें कहता हूं कि आपको जीके पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट को घोट लो। और तभी मैं साइंस पे सबसे ज्यादा जोर देता हूं, इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं कि उससे बाहर कुछ जाना नहीं है साइंस में। तो ये रहे आपके साइंस के। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने ग्रुप डी की तैयारी कर ली तो ग्रुप डी के सिलेबस से बाहर इसमें कुछ है? आपके सिलेबस में ये 20 नंबर का है, आपके सिलेबस में ये 25 नंबर की है, आपके सिलेबस में ये 30 नंबर की है, आपके सिलेबस में ये 25 नंबर का है। तो सीबीटी 1 तो आपका क्लियर हो गया। जिस बच्चे ने ये क्लियर कर लिया, ग्रुप डी क्लियर कर लिया, उसका ये सीबीटी 1 क्लियर है। मतलब आप एएलपी का सीबीटी 1 क्लियर कर चुके हो अगर आपने ग्रुप डी क्लियर किया है तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। 10 से 15 गुना बच्चे पास करते हैं, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा आप लोगों को पता है इलेक्शन वगैरह का माहौल था, इसलिए सारे बच्चों को पास किया गया, जो उनके अंधकार में लेके चला गया उन लोगों को। और उसके पीछे रीजन आप लोगों को पता है कि कितना बुरा हाल हुआ बच्चे के, जिसके 25 मार्क्स थे, उसने सीबीटी 1 क्लियर किया, उसे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि सिलेक्शन तो होना ही नहीं था। वो तो निश्चित है, बेवकूफ थोड़ी है 70-80 नंबर लाने वाले। जिस बच्चे के 80 नंबर आ रहे हैं वो बेवकूफ तो है नहीं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस टाइम पे ग्रुप डी पे देना है। बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में।